कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल अवैस फ्री लर्निंग में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी इससे पहली वाली वीडियो जो कि फिजिक्स के क्लास 9th के साउंड चैप्टर पे हुई थी, जो उसका पार्ट 1 था, वो जरूर देखी होगी। और नहीं देखी है तो उससे जाकर आप लोग देख लें। उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस को अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। क्योंकि मैं बता दूं कि जितनी भी मैं वीडियोस यहाँ पे डालने वाला हूं, इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, एज इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द फ्यूचर. So let's start our video. Our today's video is going to be on the topic sound, and it will be part 2, the same chapter. So let's start our video without wasting our time. And as you all know that we had discussed in sound part 1 about the wave motions, and I told you guys, I had explained you that sound requires a material medium to travel, and we had already done an experiment in that video that to demonstrate that a sound requires medium to travel, and the next experiment was to demonstrate that a vibrating body produces sound. So if you haven't watched it, you can go and watch it, you can check it out. I'll give you the link in the description box. So let's move on to our next topic, and today we'll talk about the characteristics of wave motions and all. So let's start our video. Let's go. अब देखिए बच्चों, कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि वेव या फिर वेव मोशन किसे कहते हैं। तो वेव एक ऐसा डिस्टरबेंस होता है जो क्रिएट हो जाता है जब कोई पार्टिकल जो है किसी मीडियम में नेबरिंग पार्टिकल्स को धकेलता है या वाइब्रेट करता है। जब कोई पार्टिकल जो है वो नेबरिंग पार्टिकल्स को सेट कर देता है वाइब्रेशन में, यानी कि अगर ये डिस्टर्ब होता है तो ये इसको भी डिस्टर्ब कर देता है, और इसी डिस्टर्बेंस को हम लोग कहते हैं वेव। Today we'll talk about the characteristics of wave motion. अब देखिए बच्चों, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है वेव मोशन का कि ये एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस है जो ट्रेवल करता है एक मीडियम के थ्रू, जो प्रोड्यूस होता है एक वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस है। सबसे पहली बात ये है कि ये एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस है। पीरियोडिक का मतलब होता है जो कि आपका रेगुलर इंटरवल्स पे हो। ठीक है, जो आपका रेगुलर इंटरवल्स पे आकर करे। अब देखिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है कि वेव मोशन जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल करता है। ये जो हमारा वेव मोशन होता है, ये जो वेव मोशन है ये कांस्टेंट स्पीड, CS से डिनोट कर रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल करता है। याद रखिएगा, कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल करता है सारे डायरेक्शंस में। किसी भी मीडियम में ये कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल करता है सारे डायरेक्शंस में, और एनर्जी ट्रांसफर होता है उस मीडियम में। जो भी मीडियम होगा, वाटर हो, एयर हो, उसमें आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है। तीसरी बात ये है बच्चों, अब देखिए ये जो वेव मोशन जो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर कि इसका स्पीड क्या होगा तो कांस्टेंट स्पीड, लेकिन इसका नेचर ऑफ मीडियम पे ये डिपेंड करता है कि स्पीड ऑफ वेव जो है वो क्या होगा। जिस भी मीडियम के थ्रू वो ट्रेवल कर रहा है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ द सोर्स पे। यानी कि अब आपने पानी में पत्थर गिराया, वो सोर्स था, डिस्टरबेंस क्रिएट होने का सोर्स कौन था? वो पत्थर था जिसको आपने ड्रॉप किया पानी में। लेकिन उस पे जो है स्पीड ऑफ वेव डिपेंड नहीं करता है, बल्कि स्पीड ऑफ वेव किस पे डिपेंड करता है? आपका नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा इस पे। अब देखिए तीसरी बात ये है कि वेव मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होता है मीडियम का, जिस भी मीडियम में आपका डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, वेव मोशन हो रहा है जिस भी मीडियम में, उसमें जो उस मीडियम का पार्टिकल्स होता है ये मूव नहीं करता है एक जगह से दूसरी जगह। मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जांपल ये आपका पानी है, ठीक है, इसमें आप लोग यहाँ पर से एक पत्थर को ड्रॉप कर देते हैं,
तो अब यहाँ पे रिपल्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे रिपल्स का फॉर्मेशन होगा पानी में। तो यहाँ पर जो वाटर पार्टिकल्स होगा, ये जो पार्टिकल्स है आपका, ये वाटर पार्टिकल्स जो होगा ये आपका एक जगह से दूसरी जगह नहीं चला जाएगा। यहाँ पर का जो पार्टिकल्स होगा वो यहाँ से यहाँ नहीं चला जाएगा कि ये इसको धकेलेगा। ये पार्टिकल्स जो है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट से जो है वो हट जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा, अप एंड डाउन जो है वहां पे मूवमेंट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने पोजीशन ऑफ रेस्ट से हटकर जो है ये यहाँ चला जाएगा। ये यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से हटके यहाँ पर नहीं चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे पार्टिकल्स जो होता है वो मूव नहीं करता है, पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट करता है अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। दीज पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट। यहाँ पर जो कोई भी पार्टिकल होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पार्टिकल है, ये अपने फिक्स पोजीशन के अराउंड ही वाइब्रेट करेगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट, ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर। ये जब उधर जाएगा तो आगे वाले पार्टिकल्स को धक्का देगा, वो अपने आगे वाले पार्टिकल्स को धक्का देगा, फिर वो अपने इस तरह से जो है साउंड प्रोपोगेट करता है। सिर्फ डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, याद रखिएगा, ओनली डिस्टर्बेंस ट्रेवल, ओनली डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स, सिर्फ डिस्टर्बेंस ही ट्रेवल करेगा, याद रखिएगा। अगली बात यह है कि वेव मोशन के दौरान जो मीडियम होता है वो मूव नहीं करता है एज अ होल। जो भी मीडियम है आपका एयर, वाटर, जो भी मीडियम है वो एज अ होल मूव नहीं करेगा। जो मैंने अभी बताया था, पार्टिकल्स ही मूव नहीं कर रहा है उस मीडियम का, तो वो एज अ होल क्या मूव करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे पानी है, ठीक है, आप यहाँ पर पत्थर गिरा दिए, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो वाटर है वो यहाँ चलाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ डिस्टर्बेंस जो होता है वो मूव करता है, डिस्टर्बेंस मूव करता है, ये डिस्टर्बेंस मूव करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर का जो वाटर पार्टिकल्स है वो हट के आपका इस पत्थर की वजह से, चूंकि यहाँ पर पत्थर ड्रॉप हुआ है तो यहाँ पर का पार्टिकल्स आपका यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, वेव मोशन जो है वो पॉसिबल है तभी जब वो मीडियम जो है पॉजेस करता है इलास्टिसिटी और इनर्शिया का प्रॉपर्टी। इससे पहले वाला हम लोग लिख लेते हैं कि मीडियम डज नॉट मूव, मीडियम डजंट मूव, मीडियम मूव नहीं करेगा, चाहे मीडियम वाटर हो या कुछ भी हो, वो मूव नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज होना चाहिए कि वेव मोशन तभी पॉसिबल है, उसी मीडियम में वेव मोशन हो सकता है जिस मीडियम में प्रॉपर्टी पाया जाता है इलास्टिसिटी और इनर्शिया का। इलास्टिसिटी क्या होता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या इसमें इलास्टिसिटी है? नहीं। क्या एक इलास्टिक बैंड में इलास्टिसिटी है? बिल्कुल। प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। अब देखिए इनर्शिया किसको कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होता है बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज का जो तब तक आपका अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या अपने स्टेट ऑफ मोशन से नहीं हिलेगा। वो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो तब तक आपका स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो तब तक आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा जब तक कि आप उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई नहीं करते हैं। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो ये दो प्रॉपर्टी आपका पॉजेस कर रहा होना चाहिए जो भी मीडियम है, तभी उसी मीडियम में आपका वेव मोशन परफॉर्म हो सकेगा, वेव मोशन आपका क्रिएट हो सकेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकेगा। Otherwise, it cannot be such disturbance cannot be created in such a medium. So let's move on to our next topic, that is we'll talk about the classification of wave motion. So there are two types of wave motion, that is longitudinal wave and transverse wave. So we'll talk about both of them. So first of all, let's rub it. तो चलिए बच्चों हम लोग समझ लेते हैं वेव मोशन के क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखिए रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के बेसिस पे, ठीक है, आपका चेंजेस जो होता है मीडियम में, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेशर, इन चीजों के बेसिस पे जो चेंजेस होता है। अब यहाँ पे वेव्स को क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप में। पहला ग्रुप जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल है,
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और दूसरा वाला है आपका ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सब फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहते हैं। अब ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल्स जो होता है मीडियम का वो टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है, यानी कि आप कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करता है सेम डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में वेव जो है वो मूव कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, मैं आपको एक डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग फिगर देख रहे हैं इसमें वेव का जो डायरेक्शन है वो m2n यहाँ पे दिखाया गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। आप देख सकते हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल प्लेन, बट हियर वी आर शोइंग हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन शो किया गया है ये mn से शो किया गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में राइट की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन आपका वाइब्रेशन होगा, मतलब पार्टिकल्स का जो यहाँ पर वाइब्रेशन होगा ये आपका mn के अलोंग ही होगा, यानी इस तरफ ही आपका सारा वाइब्रेशन होगा, मतलब इस तरफ नहीं होगा। वाइब्रेशन आपका इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होगा, इस तरह, मतलब इस तरह से कुछ वाइब्रेशन होगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर नीचे आपका वाइब्रेशन होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से आपका पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा, which will be parallel to the direction of propagation of the wave। मतलब यहाँ पे जो वेव का डायरेक्शन होगा, प्रोपगेशन जो होगा यहाँ पर वेव का, उसी के पैरेलल आपका वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होगा। जिस डायरेक्शन में आपका वेव्स जो है वो प्रोपगेट करेगा, जिस डायरेक्शन में आपका वेव्स प्रोपगेट करेगा उसी डायरेक्शन में आपका उस मीडियम का जो पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट उसी डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी कॉल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसी बैक और फोर्थ मूवमेंट को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। अब इसका एग्जांपल है बच्चों साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्लिंकी। स्लिंकी किसको कहते हैं? स्लिंकी एक टॉय को कहते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरह का कुछ टॉय, स्प्रिंग टॉय है ये, और ज्यादा स्प्रिंग होता है इसमें, इस तरह का कुछ दिखता है, उसे कहते हैं हम लोग स्लिंकी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कंप्रेस करके ऐसे छोड़ देंगे ना तो वहां पर वाइब्रेशन होगा जिसकी वजह से आपका साउंड प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे जो आपका पार्टिकल्स है, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होगा, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पे मीडियम जो है वो एयर होगा, उसी की वजह से साउंड यहाँ पे ट्रेवल करेगा, प्रोपोगेट करेगा। तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो होगा वो हॉरिजॉन्टल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेव्स, हॉरिजॉन्टली जो है यहाँ पर वाइब्रेशन होगा इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वहां एयर का वाइब्रेट करेगा। ये डायग्राम है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग चेक कर लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं एक डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से। दिस इज अ डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन OX का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल डेंसिटी ऑफ एयर को। ये OX लाइन जो है हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर नॉर्मल डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज नॉर्मल डेंसिटी। अब देखिए जितना भी पॉइंट्स इस लाइन से ऊपर है, जितना भी पॉइंट्स इस लाइन से ऊपर होगा उसका डेंसिटी ग्रेटर देन नॉर्मल होगा, और जो इस लाइन से नीचे होगा उसका डेंसिटी आपका लेस देन नॉर्मल होगा यहाँ पर। अब देखिए जब कंप्रेशन होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का आपका जब कंप्रेशन होगा तो जो डेंसिटी होगा यहाँ पर पार्टिकल्स का वो ज्यादा होगा, यानी कंप्रेशन के दौरान आपका डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और रेयरफैक्शन के दौरान क्या हो जाएगा, डेंसिटी जो होगा पार्टिकल्स का वो लेस देन नॉर्मल हो जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, will become less than normal, and in case of if I talk about compression, so density will become more than normal density। इसलिए यहाँ पर A और C जो है ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, और B और D जो है वो रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए जो डिफरेंस है यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है, हम लोग बात कर लेते हैं।
कि डिस्टेंस जो होगा आपका पार्टिकल्स के बीच में, कंप्रेशन की अगर हम लोग बात करें, कंप्रेशन क्या होता है, ये वो पार्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का, जैसे हम लोग इसको मिटा लेते हैं, इस ग्राफ का तो ऑलरेडी काम हो चुका है हमारा. सो नाउ वी शुड रब दिस एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस. आई विल एक्सप्लेन यू गाइस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. यहाँ पे जो हम लोगों ने बना रखा है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, इसके बीच में हमारा डिफरेंस क्या है, कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफैक्शन क्या होता है, वी विल टॉक अबाउट इट. यहाँ पे कंप्रेशन जो आप लोग देख सकते हैं, ये भी आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसमें आपका पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से क्लोजर होता है, नॉर्मल स्टेट में क्लोज होता है. और रेयरफैक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होता है मीडियम में, ये एक दूसरे से दूर हो जाता है. अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्टोन, ये पानी है, यहाँ पर आपका एक स्टोन ड्रॉप किया गया. अब यहाँ पर आपका जो रिपल्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये रिपल्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर तो वाइब्रेशन हुआ होगा आपका. तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, ये फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल्स इधर मूव किया, ठीक है. तो ये पार्टिकल्स जब आपका इधर मूव किया, तो ये अपने मीन पोजीशन से दूर चला गया, ठीक है. ये अपने मीन पोजीशन से दूर चला गया. ये वाला पार्टिकल आपका इधर चला गया, और ये वाला जो पार्टिकल है, ये इसको धक्का दिया होगा, फिर वो उसको धक्का दिया होगा. जब दो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएगा, जब दो पार्टिकल आपका एक दूसरे के करीब आएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन. और तो सिंपल भाषा में समझा देता हूं बच्चों कि जब पार्टिकल्स जो होगा यहाँ पर जो वाइब्रेट कर रहा होगा, जिस वक्त वो लोग एकदम क्लोजेस्ट होगा, एक दूसरे से क्लोजेस्ट होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कंप्रेशन. और जब ये पार्टिकल्स आपका फारदेस्ट होगा, एक दूसरे से फारदेस्ट होगा, इस तरह से फारदेस्ट होगा, दूरी पर होगा, सबसे ज्यादा दूरी पर, सो व्हाट डू वी कॉल इट, रेयरफैक्शन. तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस के बीच में डिफरेंस प्रॉपर्ली हम लोग समझ लेते हैं. इसे फटाफट से मिटा देते हैं. बीच में डिफरेंस क्या है आपका, सबसे पहला आप लोग देख सकते हैं कि ये वो पार्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का, जिसमें आपका पार्टिकल्स जो होता है मीडियम का, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है. पार्टिकल्स जो होता है आपका, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज रहता है, कुछ इस तरीके से, बहुत ज्यादा क्लोज, ठीक है. तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, इस सिचुएशन में इसको हम लोग कहते हैं, जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होता है, तो इस वेव को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, इट इज सेड टू बी इन कंप्रेशन. अब रेयरफैक्शन क्या होता है, जब पार्टिकल्स आपका एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर होता है, यानी अपने जो नॉर्मल स्टेट से वो उससे भी बहुत ज्यादा दूर हो जाता है. फॉर एग्जांपल इस तरह से पार्टिकल्स एक दूसरे से जब सबसे ज्यादा दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन, ठीक है. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. अब देखिए इसमें मोमेंटरी डिक्रीज होता है. मोमेंटरी मतलब थोड़े देर के लिए, जब तक आपका कंप्रेशन हो रहा है तब तक के लिए आपका मीडियम के वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएगा. अरे डिक्रीज नहीं होगा क्या, पार्टिकल्स जब एक दूसरे के क्लोज आएगा, कोई भी चीज जब पार्टिकल्स, बहुत सारा पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएगा उस मीडियम का, तो वहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. और अगर वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर जाएगा, अगर वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा भैया, इंक्रीज कर जाएगा. हम लोग जानते हैं व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस, डेंसिटी डिक्रीजेस. और इस केस में यहाँ पे उल्टा हो जाएगा. अगर आपका यहाँ पर मोमेंटरी डिक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम में मोमेंटरी इंक्रीज होगा. क्योंकि पार्टिकल्स आपका एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर होगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा. पार्टिकल्स एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर है, और जब सबसे ज्यादा दूर है तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा. और अगर आपका यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ये वॉल्यूम अगर आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो डेंसिटी विल बिकम लोअर, डेंसिटी विल बी लेसर. तो यहाँ पर डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी घट जाता है, और जब वॉल्यूम घटता है तो डेंसिटी बढ़ जाता है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि आपका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन एक्चुअल में है क्या, और उसके बीच का डिफरेंस. दे कैन आस्क यू इन एग्जाम एंड इट्स इंपॉर्टेंट. यू शुड लर्न 3 पॉइंट्स. ये यहाँ पे 3 दिया हुआ है, आप लोग तीनों ही याद कर लीजिए, क्योंकि इतना सा तो आप लोग कर ही सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने बात किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन के बारे में. साथ ही साथ हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में भी बात किया, और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया है, जिसमें मैंने आप लोगों को एक डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ का इस्तेमाल करके मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है.
और साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस के बारे में कि एक्चुअल में कंप्रेशन क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो लेट्स मीट अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन you all guys take care and goodbye. Allah Hafiz. Don't forget to support, subscribe my channel, share my videos. So let's meet up in our next video. Till then, goodbye. Allah Hafiz.